हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज के इस सेशन में हम शुरू करेंगे इकोलॉजी। क्या? इकोलॉजी। इकोलॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो भाई, अभी ग्लोबल चेंज हो रहा है इतना सारा, और इन्वायरमेंट में इतने सारे चेंज आ रहे हैं, और बहुत सारे चेंज ऐसे हैं जो ह्यूमन के लिए या फिर पूरे लाइफ के लिए अर्थ पे क्या है, अनफेवरेबल है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, हमारे डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर रोक नहीं सकते हैं तो कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। ये जो ग्लोबल चेंज हो रहा है नेचर में, इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाई, अब देखो डॉक्टर बनने जा रहे हो तो डॉक्टर बनने के बाद, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद ये तो पढ़ना नहीं है फिर, ठीक है। इसलिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको आपके नेचर को समझने का ये एक मौका है, ठीक है। तो इसलिए भी आपको इसको इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। दूसरा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना, अगर ठीक है इंटरेस्ट नहीं आएगा सर, ठीक है, क्या बोरिंग चैप्टर, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इशू आप पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको बस मोह माया है कि भाई इतना मार्क्स का ये चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, तब भी बोर्ड के लिए ये यूनिट, पूरा यूनिट, इकोलॉजी मतलब पूरा यूनिट, ये 4 यूनिट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल इशू, है ना, ये पूरा 4 चैप्टर एक यूनिट। बोर्ड में इससे 14 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम नहीं है, ठीक है, 14 मार्क्स। चलिए नीट में अगर देखा जाए तो इस यूनिट से देखो भाई, 2017 में 10 से ज्यादा क्वेश्चन आया है, 2018 में 7 क्वेश्चन आया है, 2019 में भी इकोलॉजी वाले यूनिट से 7 क्वेश्चन आया है। तो सोचो ना, एक यूनिट से 7 क्वेश्चन, 7 से 10 क्वेश्चन रहता है, तो हर एक साल 7 से 10 क्वेश्चन है ना, यानी 28 से 40 नंबर। तो कम नहीं है, इसका वेटेज फिर भी बहुत ज्यादा है। अगर आप मार्क्स वाइज भी देखें, क्वेश्चन वाइज भी देखें, तो इस यूनिट का वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पूरा एक यूनिट हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी के अंदर, और इकोलॉजी में 4 चैप्टर पढ़ेंगे। आपका काम क्या होगा, अच्छा, एनसीईआरटी से पढ़ना ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कितना स्टेटमेंट सही है कितना स्टेटमेंट गलत है, और सारा लाइन हमेशा 2010 के बाद से हमेशा क्या है, एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछा गया है, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ओजोन डे कब आता है, इन्वायरमेंटल डे कब आता है, ये सब चीज, ठीक है, तो वो सब चीज हम देख लेंगे थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर से। क्लियर है? तो भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। क्या? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हम तो बोलेंगे कि पूरा इकोलॉजी को, पूरे यूनिट को एक ही नाम के अंदर पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी। समझ में आ गया? इसके अंदर हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, फिर इन्वायरमेंटल इशू पढ़ेंगे। सीट भी आपको इसके लिए बस एक ही मिलेगा, ठीक है। जो सीट आपको दिया जाएगा वो एक सीट होगा इस 4 चैप्टर के लिए। सर कितना क्लास में खत्म होगा ये 4 चैप्टर? तो ये 4 चैप्टर लगभग 20 क्लास में खत्म हो जाएगा। कितने क्लास में भाई? 20 क्लास में खत्म होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड, थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर। अब ये 20 प्लस माइनस 2 कर लो, ठीक है, प्लस ही होगा, 2 माइनस तो नहीं होगा, ठीक है। तो 20 से 22 क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा, और 20 से 22 क्लास में अगर आपको बोर्ड के लिए 14 मार्क्स और नीट के लिए 7 से 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कम नहीं है। एनसीईआरटी आपको पढ़ना मस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन करना मस्ट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा, बोर्ड वाला और नीट वाला, पता चल जाएगा कि पैटर्न क्या है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है और कैसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर? शुरू करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है भाई? इकोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ इंटरैक्शन एंड या और इंटर रिलेशनशिप
स्टडी ऑफ इंटरैक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म with their environment is called ecology, हाँ भाई, ऑर्गेनिज्म और उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटरैक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। एक बार फिर से, इकोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरैक्शन है, जो इंटर रिलेशनशिप है, वो क्या कहलाता है? वो इकोलॉजी कहलाता है। क्या? इकोलॉजी कहलाता है। अब देखो ना, इकोलॉजी ग्रीक शब्द से बना हुआ है। इको का मतलब होता है होम, क्या? होम, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो ऑर्गेनिज्म के होम का स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और ऑर्गेनिज्म का होम क्या है? भाई, ऑर्गेनिज्म का होम क्या है? ऑर्गेनिज्म का होम है अर्थ। क्या है? अर्थ। यानी हम इकोलॉजी में पूरे अर्थ को पढ़ने वाले हैं, और एक ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या इंटरेक्शन है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इंटरडिपेंडेंट है, कैसे एक दूसरे में रिलेशन है। उसके अलावा अब भाई क्या फिजिकल फैक्टर भी चाहिए। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में दोनों आ जाता है, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। यहाँ इन्वायरमेंट में दोनों इन्वायरमेंट का बात हो रहा है, फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्या? फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या इंटरैक्शन है, उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। टर्म इकोलॉजी सबसे पहले क्वाइंड एंड डिस्क्राइब किया था किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। किसने किया था भाई? अर्नस्ट हैकेल, या ई हैकेल हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टर्म इकोलॉजी। क्या? टर्म इकोलॉजी, टर्म इकोलॉजी coined and described by कौन? हाँ भाई, किसने किया इकोलॉजी टर्म को क्वाइंड एंड डिस्क्राइब? तो ई हैकेल ने किया। किसने किया भाई? ई हैकेल, अर्नस्ट हैकेल ने किया। ठीक है, किसने किया भाई? ई हैकेल ने किया था। बस टर्म दे दिया, समझ में आ गया, और टर्म को डिस्क्राइब कर दिया कि भाई इसका ये मतलब होता है। लेकिन इकोलॉजी पे काम करने वाले जो थे वो कौन थे भाई? इकोलॉजी पे काम करने वाले थे, उसको क्या कहेंगे? फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, जो इकोलॉजी पे बहुत सारे वर्क किए और फिर उसको डिस्क्राइब किए, वो थे राइटर। क्या थे भाई? राइटर। ठीक है, वो कौन थे भाई? राइटर थे। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसको कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसको कहते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ईपी ओडम को कहते हैं। किसको कहते हैं? ईपी ओडम को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। क्लियर? किसको? ईपी ओडम को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। नेक्स्ट, इंडिया में इकोलॉजी को कौन इंट्रोड्यूस किया? इंडिया में इकोलॉजी को कौन इलेबोरेट किया? कौन है जो काम किया है इंडिया में इकोलॉजी पे? तो एनसीईआरटी में ये जो यूनिट शुरू हो रहा है इकोलॉजी, उसके पहले ही दिया हुआ है एक साइंटिस्ट के बारे में। किसके बारे में? रामदेव मिश्रा के बारे में। ठीक है, आपको वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्स में ये जो पोर्शन है ना, इंट्रोडक्टरी पोर्शन, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन वगैरह, एम्स में उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि नीट और एम्स सब एक साथ हो रहा है, तो उसको आप एक बार जरूर पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है जिसको हम बताएंगे। चलिए,
फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन है भाई? ईपी ओडम। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है भाई? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले इकोलॉजी को एस्टैब्लिश करने वाले यही हैं। कौन? रामदेव मिश्रा। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है रामदेव मिश्रा के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बात आप सुन लीजिए। ठीक है, इंडिया में इकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाले, टीचिंग और रिसर्च सेक्टर को लाने वाले कि भाई बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, ठीक है, सिखाना जरूरी है इकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इकोलॉजी डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में अगर कोई किया है तो वो है रामदेव मिश्रा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले इंडिया में इकोलॉजी डिपार्टमेंट को कौन इंट्रोड्यूस किया? आंसर चला जाएगा रामदेव मिश्रा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां पे इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले इकोलॉजी को कहां एस्टैब्लिश किया गया? इकोलॉजी ब्रांच को कहां पे एस्टैब्लिश किया गया एजुकेशन पर्पस के लिए? आंसर देना है बीएचयू। कहां पे देना है? कहां पे किया? बीएचयू में किया। तो ही एस्टैब्लिश टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी एट डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी इन बीएचयू। बीएचयू में सबसे पहले बॉटनी के बीएचयू में बॉटनी डिपार्टमेंट में इकोलॉजी को एस्टैब्लिशमेंट किया रामदेव मिश्रा ने। उसके अलावा ये बहुत सारे रिसर्च वर्क किए हैं जिनसे इसको पता चलता है कि भाई ट्रॉपिकल कम्युनिटी में सक्सेशन कैसे होता है। क्या? ट्रॉपिकल कम्युनिटी में सक्सेशन कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लांट इन्वायरमेंट को कैसे रिस्पॉन्स देता है, प्लांट का पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, प्लांट के प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे चलता है, कैसे रेगुलेट होता है, इस सब को बताया कौन भाई? रामदेव मिश्रा। कौन? रामदेव मिश्रा। इंडिया में पीजी कोर्स को भी लाने वाले, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को भी लाने वाले कौन है? रामदेव मिश्रा है। ये सबसे पहले अपने 50 स्टूडेंट को पीजी करवाए, पोस्ट ग्रेजुएट कराए और उसको देश में कहीं प्रोफेसर के रूप में भेज दिया, भाई जाइए पूरे इंडिया को क्या पढ़ाइए? इकोलॉजी पढ़ाइए। समझ में आ गया? इनको इस काम के लिए बहुत सारा पुरस्कार भी मिला है, ठीक है, बहुत सारा प्राइज भी मिला है। कौन कौन सा प्राइज मिला है देख लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इनको इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ऑफ, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस से इनको प्राइज मिला है। ठीक है, उसके अलावा इनको संजय गांधी अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया भाई? संजय गांधी अवार्ड। इनको संजय गांधी अवार्ड दिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संजय गांधी अवार्ड किस फील्ड में देते हैं, तो संजय गांधी अवार्ड कहां पे दिया गया है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के फील्ड में दिया गया है। क्या? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के फील्ड में इनको संजय गांधी अवार्ड दिया गया है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद इनका कहानी आगे और भी डेवलपमेंट की है। ठीक है, एनसीईआरटी में 2 डाटा दिया हुआ है, एक 1972 और एक 1984। क्या? 1984 यानी 12 साल के बाद।
पहला 1972 में नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का स्थापना किया गया। किसका? नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। कब? 1972 में। और उसके 12 साल के बाद यानी 1984 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है इंडिया में। ठीक है, तो ये सब दोनों डाटा आपको याद रखना है इकोलॉजी में। यहां से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। अब देखो, डाटा बेस्ड क्वेश्चन तो अब पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन क्या पता पूछ दिया जाए। आप याद रखेंगे संजय गांधी अवार्ड इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए दिया गया था। किसको? रामदेव मिश्रा को। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, संजय गांधी अवार्ड किस फेवर में देते हैं किसी भी पर्सन को? तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे नेशनल कमिटी फॉर क्या? नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग नेशनल कमिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 1972 में किया गया। कब किया गया? 1972 में किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, हाँ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। कब? 12 साल के बाद यानी 1984 में। कब किया गया भाई? 1984 में। तो ये सब चीज आप याद रखेंगे, कुछ डेट। आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजी का डिफिनीशन क्या होता है भाई? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इकोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्ट इकोलॉजी और दूसरा होता है सिन इकोलॉजी। क्या? ऑर्ट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। किसी एक इंडिविजुअल को उसके इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा, किसी एक इंडिविजुअल को उसके इन्वायरमेंट के रिलेशन को देखा जाएगा, तब उसको कहेंगे ऑर्ट इकोलॉजी। क्या कहेंगे? ऑर्ट इकोलॉजी। और जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट स्पीसीज को उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर से देखा जाएगा, उसके इन्वायरमेंट को देखा जाएगा, बहुत सारे स्पीसीज और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को देखा जाएगा, तब इसको कहेंगे सिन इकोलॉजी। क्या कहेंगे? सिन इकोलॉजी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो हेडिंग दीजिए ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी branches of ecology based on organizational लेवल। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे अगर आप इकोलॉजी को देखते हैं तो दो तरह का इकोलॉजी होता है। एक होता है ऑर्ट इकोलॉजी और दूसरा होता है सिन इकोलॉजी। क्या? ऑर्ट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ऑर्ट इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ सिंगल स्पीसीज, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ सिंगल स्पीसीज विद इट्स इन्वायरमेंट। सिंगल स्पीसीज का रिलेशन अगर उसके इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो क्या कहलाएगा? ऑर्ट इकोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ सिंगल स्पीसीज विद इट्स environment is known as what? Art ecology.
सिन इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज सिन इकोलॉजी। तो इधर लिखेंगे स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ group of different species study of relation of group of different species with their environment is known as सिन इकोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? सिन इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल हिरार्की। क्या? इकोलॉजिकल हिरार्की मतलब कैसे इकोसिस्टम में सिंपल सा मतलब है इकोलॉजिकल हिरार्की मतलब हमारे इकोलॉजी में, हमारे इन्वायरमेंट में कैसे इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है, कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है जब ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप डिपेंडेंसी बढ़ता जाएगा तो। और तुमको पता है जब ऑर्गेनिज्म में डिपेंडेंसी इंटर रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता जाएगा। क्या? कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे इकोलॉजिकल हिरार्की। क्या? इकोलॉजिकल हिरार्की। इकोलॉजिकल हिरार्की HIERARCHY इकोलॉजिकल हिरार्की। क्लियर? इकोलॉजिकल हिरार्की में हम सबसे पहले इकोलॉजी के इन्वायरमेंट के लोअर ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे उसको? कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म को। क्या? ऑर्गेनिज्म को कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल और बहुत सारे सेम इंडिविजुअल मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन को बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? पॉपुलेशन को बनाते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी को बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? कम्युनिटी को बनाते हैं। कम्युनिटी क्या है? तो डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके क्या बनाता है भाई? कम्युनिटी को बनाता है। और डिफरेंट कम्युनिटी मिलके क्या बनाता है? इकोसिस्टम को बनाता है। क्या? इकोसिस्टम को बनाता है। और बहुत बड़े इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? बहुत बड़े इकोसिस्टम को कहते हैं बायोम। क्या कहते हैं? बायोम। और बहुत सारा बड़ा इकोसिस्टम यानी बहुत सारा बायोम मिलके फिर बनाता है क्या? हमारा बायोस्फीयर। क्या बनाता है? बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर कहने का मतलब है हमारा अर्थ। क्या? हमारा अर्थ बनता है। क्लियर? क्या बनता है? हमारा अर्थ बनता है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले इकोलॉजिकल हायरार्की में ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके क्या बनता है? कम्युनिटी। और बहुत सारे कम्युनिटी के मिलने से बनता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के मिलने से बनता है या फिर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। और बहुत सारा बायोम और इकोसिस्टम मिलके क्या बनाता है? बायोस्फीयर बनाता है। बायोस्फीयर का मतलब क्या? हमारा अर्थ। क्लियर? जैसे हम इकोलॉजिकल हायरार्की में ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं तो साइज, बोलो ना, साइज बढ़ता जा रहा है। और जब साइज बढ़ेगा ऑर्गेनिज्म में एक दूसरे के डिपेंडेंसी के बीच क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होता है भाई? बढ़ता जाता है। जैसे आप ऑर्गेनिज्म से बायोस्फीयर की तरफ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ता जाता है। अब हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन पढ़ेंगे, फिर कम्युनिटी पढ़ेंगे। कम्युनिटी में क्या होता है? बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके क्या बनाते हैं? कम्युनिटी को बनाते हैं। तो
पॉपुलेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी पढ़ेंगे और कम्युनिटी में हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, एक पॉपुलेशन दूसरे पॉपुलेशन में कैसे डिपेंडेंट होता है। कम्युनिटी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे। क्या, इकोसिस्टम पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी कैसे एक साथ रहते हैं और नेचर में कैसे रेगुलेट होते हैं। इकोसिस्टम के बाद बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और इकोसिस्टम इसी में हो जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ लेंगे, कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कौन कौन सा रायता फैला के रखे हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशू में। क्या, इन्वायरमेंटल इशू में कौन कौन सा इशू हमारे इतने ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण हुआ है, वो सब पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इशू में। और हम कौन कौन सा उपाय किए हैं वो सब कहाँ पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इशू में। उसके साथ ये हमारा पूरा यूनिट खत्म होगा। आया समझ में। हम फिर से बोल रहे हैं कि इसके लिए मतलब इकोलॉजी यूनिट के लिए आपको 4 सीट नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 सीट मिलेगा। उसी में सारा क्वेश्चन है और ये चारों चैप्टर है। क्लियर। चैप्टर सीट का नाम होगा इकोलॉजी, ना कि अलग अलग से नाम होगा। समझ में आ गया। चलिए, आपको क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स तो मेंटेन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बनाना है और बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन बनाना है। चैप्टर का इंपॉर्टेंस काफी है, पता ही है आपको क्यों काफी है। चलिए, तो आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।